हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एग्जाम का क्या कहना है कि बच्चों का बहुत सी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब दे देता हूँ कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड होने का अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। AKTU से ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अगर आ गई तो जल्द से जल्द वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन अभी आपके जो एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई से फिक्स्ड है, जिसमें आपका फर्स्ट जो एग्जाम है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट का है। कहीं इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको जल्द से जल्द इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है कि सर फिक्स शेड्यूल है। ऐसा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आपके जो सेमेस्टर वाले थे, मींस थर्ड सेम में जब एग्जाम शुरू हुए थे या फोर्थ सेम में, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आए हैं बच्चों के। 2 दिन पहले VC के चेंज हो गए थे AKTU में, तो 2 दिन पहले उसके एडमिट कार्ड जनरेट हुए थे और हो सकता है कि शाम को भी हुए थे, कुछ बच्चों के शाम को भी जनरेट हुए थे और अगले दिन एग्जाम था। तो ये मत सोचिएगा कि सर एडमिट कार्ड नहीं आए तो अभी तक हमारा क्या OM का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, डेट शीट आगे बढ़ेगी। अगर बढ़ भी जाए, वेल विश, हम भी यही चाहते हैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन का समय मिल जाए, लेकिन नहीं मिले तो परेशान नहीं होने का है। पूरा का पूरा अब अंतिम प्रहार की सीरीज शुरू हो रही है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, HRM, BRM जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं। ऑपरेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेटिव है, वो भी मैं बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, अंतिम प्रहार सीरीज में भी हमने वो न्यूमेरिकल लिया है और हम उसको बनाना मैं आपको दिखा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, इस सीरीज की खासियत अब ये होने वाली है कि इसके अंदर पहली बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एड ऑन कर दिए। यूजुअली हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज के अंदर 12 ही क्वेश्चन होते थे, लेकिन यहाँ पर 14 क्वेश्चन मैंने एड ऑन करे। अब आपको 14 वीडियो देखने होंगे। अब सर ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने अंतिम प्रहार ऑपरेशनल मैनेजमेंट का बनाया था वो मोस्टली क्वेश्चन हिट हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हिट नहीं हुए, मोस्टली क्वेश्चन हिट हो गए थे। और इस बार इसका सिलेबस जो हमें लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी सिलेबस, इसका और एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस बना हुआ है और बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल रहे हैं। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बिल्कुल अलग है। तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, और ये फर्स्ट एग्जाम रहेगा अपना, तो मैं नहीं चाहता कि अपन जरा सा भी इसमें रिस्क लें। इसको अपन कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें और आपको ऐसे 14 क्वेश्चन हमारी तरफ से दिए जाएं जिसकी हिटिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो। टीम ने वाकई में इसमें बहुत मेहनत करी है। बहुत इसमें हमारा OM में काफ़ी दिक्कत आ रही थी बच्चों को, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा सिलेबस है। जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे तो इसमें हर टॉपिक एक नया टॉपिक है, नई कहानी कह रहा है। तो इसलिए 14 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट टाइम इसमें मैंने कोशिश करी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के अंदर अपन इसको कवर अप करेंगे 10 लेवल क्वेश्चन करके, अपना अंतिम प्रहार एवरेज 12 तक रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर एक वीडियो का क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। ये पैटर्न अपना जैसा फर्स्ट सेम में था वही पैटर्न फॉलो करेंगे। और इसके अलावा हमारा ऑफर भी अभी चल रहा है, यदि किसी को ई-बुक की रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरे कंप्लीट कोर्स की, तो वो केवल 499 रुपीज़ जी। 1000 प्लस पेजेस का पूरा स्टडी मटेरियल है, 1000 प्लस पेजेस का, यानी कि जो आपको 8 बुक्स मिलने वाली है, इसमें 1000 प्लस PDF का आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, जो शॉर्ट नोट्स भी हैं, उसमें लॉन्ग भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट्स भी हमने इंक्लूड करें हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर उसको बनाया कि अगर कोई नॉन कॉमर्स का बंदा है तो भी वो इसको इजीली थ्रू ऑन कर सके। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि प्लस 1000 स्टूडेंट अभी तक इसको बुक भी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब हमने 500 तो अभी कुछ दिन पहले ही डाला था, लेकिन आज हमारे सेल काफ़ी अच्छी रही, जिससे प्लस 1000 के हम नियर इसके सेल ऑफर में पहुंच चुके हैं। तो आप सबके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये नोट्स ले सकते हैं। अगर नोट्स बना लिए हैं तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप अंतिम प्रहार के ऊपर, बुक्स के ऊपर, क्वेरी के ऊपर, जिन बच्चों की कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में रखा गया है हमेशा से। ये क्वेश्चन रखा गया है टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। देखिएगा, क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, और एक प्लांट लोकेशन करके हमने और में डाला है ना, और में डाला। इस बार और वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 2 रूप दिखेंगे, या तो आपको ये ऊपर वाला दिख रहा होगा एग्जाम में या नीचे वाला। तो सारे क्वेश्चन पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला आता है प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ठीक है,
प्लांट लेआउट का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो हमारा प्लांट है, मीन्स कि वो जगह, प्लांट का मतलब यहाँ पर पौधे से नहीं है, वो एरिया से है जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। अब ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसको आप क्या समझेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब प्रोडक्शन से ही है। तो यहाँ पर जो हम ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी जिस जगह पे हो रही है उस जगह का नाम हमने प्लांट दे रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है सर, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल है इसमें कुछ एड ऑन एक्टिविटी करी जाती है, यानी कि कुछ वैल्यू एड ऑन इसको बोला जाता है टर्म में, तो वैल्यू एड ऑन एक्टिविटी करी जाती है जिससे ये प्रोसेस्ड होता है और फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि धागा आया, धागे को पहले कपड़ा बनाया गया, कपड़े की फिर कटिंग करी गई, कटिंग करने के बाद हो सकता है उसमें रंग लगाया जाए, रंग लगाने के बाद फिर उसको स्टिचिंग करी जाएगी, स्टिचिंग करने के बाद फिर उसको आयरन होगा, आयरन होने के बाद उसकी पैकेजिंग होगी और एक शर्ट बन के अपने सामने रेडी हो जाएगी। तो हमारे पास रॉ मटेरियल हो सकता है कॉटन आया हो या हो सकता है धागा आया हो, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल लिया, आप ऑटोमोबाइल का ले सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री का ले सकते हो। वो क्या करेगी, कुछ वैल्यू एड ऑन करती है और वैल्यू एड ऑन करने के बाद फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती है। अब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्लांट का लेआउट बताओ। अब देखो समय है इसलिए मैं ये सारे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए, है ना। तो अब ये जो पूरा का पूरा अच्छा वो खरीदेंगे कहाँ से, हाँ बराबर, वो लिमिटेड ऑफर वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, तो वो ये पूरा का पूरा प्लांट लेआउट का मतलब ये है कि वो सारी की सारी एक्टिविटी, यानी कि ये जो वैल्यू एड ऑन की एक्टिविटी है ये कहाँ पर होने वाली है और किस तरीके से होगी, इसी को प्लांट लेआउट के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा प्लांट लेआउट का क्या है। और प्लांट लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन, स्टोरेज एरिया विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसका क्वेश्चन सिंपल सा तो ये बन जाएगा पार्ट ए के अंदर कि प्लांट लेआउट बताइए। अब पार्ट बी के अंदर और पार्ट सी के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट लेआउट, यानी कि प्लांट लेआउट की क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिक इंपॉर्टेंस रहती है एक हमारी अच्छा प्लांट लेआउट, यानी कि अब ये प्लांट लेआउट का मतलब यहाँ पर गुड प्लांट लेआउट का मतलब है, आइडियल प्लांट लेआउट का मतलब है ना। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सेफ्टी के लिए जरूरी होता है, कॉस्ट सेविंग के लिए जरूरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरी होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होता है, कम्युनिकेशन में इजी होता है और फैसिलिटी एक्सपांशन, यानी कि आगे हमको और प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो उसमें इजी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक मशीन के ऊपर 4 प्रोसेस होती है, ठीक है, 4 प्रोसेस होती है। अब चलिए अपन ने टेक्सटाइल का ही एग्जांपल लिया था तो उसको ही मान लेते हैं कि चलिए अपन को कपड़े को क्या करना होगा, कटिंग करना होगा। कटिंग करने के अलावा क्या होगा, आयरन होगा। आयरन करने के अलावा क्या होगा, वॉश होगा वो, और वॉश होने के अलावा स्टिचिंग भी होगी उसकी। स्टिचिंग होने के अलावा और उसका क्या होगा, पैकेजिंग होगी। मतलब अपन ने उस कपड़े के साथ में क्या क्या करा, कटिंग करी, आयरन हुआ, वॉश हुआ, स्टिचिंग हुई और पैकेजिंग हुई। अब ये सारी एक्टिविटी अपन को पहले क्रोनोलॉजी में लानी होगी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कटिंग किया जाएगा। उसके बाद कटिंग करने के बाद क्या किया रह सकते हैं अपन, स्टिचिंग करी जाएगी। स्टिचिंग करने के बाद वॉश हो जाता है और वॉश पहले भी करा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी क्लॉथ बन रहा है, या कपड़ों की बात हो रही है, या आप जो कह सकते हो कालीन की बात हो रही है। तो डिपेंड करता है कि सीट कवर की बात हो रही है कि शर्ट की बात हो रही है, तो वॉश उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है एक्टिविटी में, टेक्सटाइल एक्टिविटी में। कटिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, फिर आयरन हो गया और ये पैकेजिंग हो गया। तो हमको जो मशीन्स लगानी है वो इस तरीके से लगानी है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है इस बेसिकली एक पाथ से गुजरे और ये सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट होते हुए जाए। अगर ऐसा ना हो, कटिंग के बाद डायरेक्ट वॉशिंग एरिया हो और वॉशिंग के बाद अगर स्टिचिंग का एरिया हो और उसके बाद पैकेजिंग हो और आयरन इसके बाद में रखा हो, तो क्या होगा सर, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा
प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, मटेरियल को ज़्यादा समय ट्रांसमिट करना होगा, जो हमारा टाइम है आइडियल टाइम वो बढ़ जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। ये प्लांट लेआउट के, अगर अच्छा प्लांट लेआउट डिज़ाइन नहीं होता है तो उसके डीमेरिट के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरिट में आएगा तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन में हेल्प हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब ये सारे पॉइंट याद करना है, सीधे सीधे आप लिखाओगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब प्लांट लेआउट तो ये तो समझ में आ गया। अब सर प्लांट लेआउट के टाइप्स, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि प्लांट लेआउट के साथ टाइप्स बता दीजिए। तो देखिए बहुत सारे वैसे टाइप होते हैं, 6-7 तरीके के टाइप होते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर 4 तरीके के मेनली लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ तो 5-6 लिख दिए, लेकिन 4 ही आपको आपकी बुक्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिल जाएगा आपको प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट और कॉम्बिनेशन लेआउट, ये 4 लेआउट आपको बार बार देखने को मिलेंगे। सेल लेआउट आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये 4 ही काइंड ऑफ लेआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट में गिने जाते हैं। प्रोसेस लेआउट क्या होता है कि जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम हमारे प्लांट का लेआउट कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने फंक्शन बनाए थे ना, यहाँ पे कटिंग कर रहे थे, स्टिचिंग कर रहे थे, जैसे जैसे फंक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्लांट का लेआउट हो जाएगा, मीन्स के मशीनरी का अरेंजमेंट हो जाएगा। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम जब अरेंजमेंट करते हैं कि प्रोडक्ट एक जगह है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि प्रोडक्ट के फ्लो के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप मान सकते हो कि जैसे बिस्लरी की जो पानी की बॉटल्स का अगर आपने कभी विजिट करा हो, या जब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर आप गए हो, उसके अंदर जब आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखी तो वो प्रोडक्ट लेआउट में जाता है। प्रोडक्ट एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होता है, कहीं पे फिलिंग हो रहा है, कहीं पे पैकेजिंग हो रहा है, वहाँ पर भी इस सिमिलर काइंड ऑफ द फिक्स लेआउट होता है। मशीन वहाँ पे भी फिक्स रहती है, प्रोडक्ट मूव हो रहा होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि वर्क स्टेशन आर सिक्वेंसली ऑर्डर, यानी कि एक के बाद वहाँ पर इसके ऊपर अपलिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। लाइक ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ पर प्रोडक्ट लेआउट फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट होता है फिक्स पोजीशन, यहाँ पर मशीन बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। प्रोडक्ट और फिक्स में केवल माइनर डिफरेंस इतना है कि फिक्स पोजीशन में मशीन मूव ही नहीं करती और वहीं पे सारा का सारा काम होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग अपन को कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो वो उसी जगह पे होगी, सारी मशीन्स वहीं आके काम कर रही है और बिल्डिंग वहाँ पे अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है, तो इसको फिक्स लेआउट बोलते हैं। एक बार कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोडक्ट और फिक्स्ड, या प्रोसेस और फिक्स्ड, इनका कोई कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि कुछ पार्ट के अंदर हमने प्रोसेस ले लिया और कुछ पार्ट के अंदर फिक्स ले लिया, कि 4 एक्टिविटी होने के बाद प्रोडक्ट वहीं रहेगा, उसके बाद वो ड्यूरेबल हो गया, उसके बाद उस पर जितनी भी टेस्टिंग वगैरह जो भी करना है वो वहीं पे होगी, तो फिक्स पोजीशन लेआउट पे आ गए। पहले प्रोसेस में रहा, फिर फिक्स में हो गए। सेल लेआउट क्या होता है? सेल लेआउट इज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट फैमिलीज इज कंपोनेंट्स प्रमोटिंग टीम वर्क एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। जब हम एक छोटे से स्मूथ जगह पे काम करना पसंद करते हैं, आपने मैकडी देखा है, मैकडी देखा ही होगा, खाया होगा, बर्गर वहाँ पे मस्त आलू टिक्की बर्गर खाया होगा, है ना। तो वहाँ पे जब आपने खाया होगा तो वो एक फिक्स पोजीशन लेआउट है, लेकिन वहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें देखिएगा, इतने से एरिया के अंदर वो सारी चीज़ें कवर अप करते हैं। यहाँ पर काउंटर लगा हुआ होता है, काउंटर पे जैसे ही आप चेक करते हो, यहाँ पर इस तरफ आप एरिया में देखना, आपको हमेशा क्या मिलेगा? फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे। यहाँ पर उनका वर्किंग स्टेशन होता है, यहाँ पे वो बर्गर वगैरह सब तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की मशीन लगी हुई होती है, पानी भी फ्री देते हैं, केवल पानी फ्री देते हैं, वो भी 1 कप इतना सा फ्री में देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ठीक है। फिर वो यहाँ पर अलग से, और यहाँ पर आपकी सीटिंग अरेंजमेंट आउटर में होती है, और यूजुअली 2 मिनट्स के अंदर तो वो ऑर्डर आपका प्लेस करते ही डिलीवर कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें पास में होती है। इस काइंड ऑफ सेल में स्मूथ कम्युनिकेशन, ग्रुप जब काम कर रहा होता है, एक राउंड टेबल पे जब अपन काम कर रहे होते हैं कि 4-5 लोगों को सेम प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, अब वो वहाँ पर एक फ्रेंच फ्राइज भी कर रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक भी फिलअप कर रहा है, और ये ला के उसने तुरंत रख दिया, लीजिए आनंद ले जाओ, है ना, बिल देने के बाद, ठीक है। सेल लेआउट, ऐसा बिल तो एडवांस में ही जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट लेआउट के टाइप्स हो गए। फिर से याद करा देता हूँ, याद भी कराते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम आ गए ना, अब तो याद करना ही पड़ेगा। तो पहला है प्रोडक्ट लेआउट, जिसमें प्रोसेस लेआउट, सॉरी, पहला है प्रोसेस लेआउट, जिसमें अपन मल्टीपल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। सेकंड, प्रोडक्ट के यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर लेते हैं। थर्ड, फिक्स लेआउट, यहाँ पर सारी की सारी मशीन्स जो रहती है वो फिक्स रहती है। और फोर्थ आ गया कॉम्बिनेशन लेआउट, ये भी याद रख लिया तो काफ़ी
काम हो गया है, 4 लेआउट काफ़ी हो गए। ये टाइप्स ऑफ लेआउट देख लिया अपन ने, इंपॉर्टेंस अपन ने देख ली, इसके अलावा अपन ने मीनिंग देख लिया। अब एक क्वेश्चन जो इसके और के अंदर बनता है, यानी कि दोनों क्वेश्चन कभी भी आपको मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन और के अंदर बनता है कि अच्छा ये इसके अंदर इसका एक बड़े क्वेश्चन में ये भी बन जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को डिसाइड करते हैं। तो आप ही बताओ कि कौन से फैक्टर। सबसे पहला तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, ये याद थोड़ी करने हैं, ये तो ऐसे ही समझ के लिख दोगे आप। देखो एक तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि बना क्या रहे हो, मशीन बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, बना क्या रहे हो, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। इसके अलावा आपकी कॉस्ट डिसाइड करेगी, इसके अलावा आपका वर्किंग एरिया डिसाइड करेगा, यानी कि आपके पास एरिया कितना है, इसके अलावा आपके पास मैन पावर कितनी है, मशीनरी कितनी है, वर्क फ्लो कितना है, इसके अलावा आपके पास इक्विपमेंट कौन से है, मशीन सब आ गया, वर्क फ्लो हो गया, प्रोडक्शन और वॉल्यूम कितना जनरेट करना है ना, वॉल्यूम कितना जनरेट करना। जो प्रोसेस लेआउट होता है ना उनमें वॉल्यूम हाई होता है, हमेशा याद रखना। प्रोसेस लेआउट के अंदर सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं और सब फास्ट हो जाता है। सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है, और फ्यूचर ग्रोथ अगर हमको लग रहा है कि और आगे हमको प्लांट बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। और एक कुछ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी है, लाइक के कुछ रूल्स बने हुए हैं कि आप 2 वर्कर के बीच में इतना डिफरेंस रखोगे, सेफ्टी के लिए प्रोटोकॉल रखोगे, है ना। आप कैंटीन बनाओगे, अब कैंटीन की भी जगह आ गई तो वहाँ पर मशीन आ नहीं सकती, इतने नियर में आपको वॉशरूम का एरिया रखना होगा। तो ये वॉशरूम का एरिया भी फिक्स्ड है, कंपनी लॉ जब पढ़ते हैं तो वॉशरूम का एरिया भी डिस्टेंस से नापा जाता है कि 25 मीटर के दूर आपका वॉशरूम का एरिया नहीं होना चाहिए। कॉस्ट बजट, ये 7-8 पॉइंट है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट लोकेशन, ये एक अलग क्वेश्चन है। प्लांट लोकेशन का मतलब है कि हम ये प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। आज मेरे को कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, कि मान लेते हैं आनंद व्यास की कंपनी, एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, और इसको कहाँ इस्टेब्लिश करूँ, जापान में चलो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में इस्टेब्लिश करनी है तो मुंबई में करना है कि दिल्ली में करना है कि गुड़गांव में करना है कि लखनऊ में करना है कि ग्रेटर नोएडा में करना है, मैं कौन सी लोकेशन पर डिसाइड करूँगा। तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी आता है कि आपका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ है। सेकेंड, आपको ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से मिलेगा। थर्ड, आपका लीगल लॉज क्या कहते हैं। कुछ लॉज हैं बने हुए, पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अब थोड़ा सा लीनियंसी इसमें आ गई है कि लॉ कहता है कि यहाँ पर आप फैक्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। फोर्थ, आपका एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट वहाँ पर रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके वहाँ फैक्ट्री सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यानी कि सबसे पहला रॉ मटेरियल, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद लीगल एनवायरनमेंट, और फोर्थ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद हो गई। अब देखो इसके अंदर, अब एक रॉ मटेरियल के अलावा मार्केट, यानी मार्केट से नियर कितना है, यानी कि यहाँ प्लांट लगाया और यहीं बिक रहा है माल, या मेरे को आगे कहीं बेचना पड़ रहा है, देश विदेश बेचना पड़ रहा है, तो मार्केट की अपन नियरिटी देखेंगे। लेबर की भी अवेलेबिलिटी आजकल देखी जाती है कि लेबर मोस्टली कहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर प्लांट लगाया जाता है, जिससे क्या हो कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, लेबर शटडाउन कभी भी ना आए। कॉस्ट कहाँ पर आ रही है ना, हाईवे की कॉस्ट तो हमेशा ज़्यादा आती है, थोड़ा सा आउटर में लगाऊंगा तो कॉस्ट भी देखी जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ एंड लीगल एनवायरनमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो लॉज बना रखे, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेते हैं। प्लांट लोकेशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले आपका डिपेंड करेगा आपके लीगल एनवायरनमेंट पे। लीगल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, आपका कॉस्ट हो गई, ठीक है, आपकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई, आपकी लेबर की अवेलेबिलिटी हो गई, इसके अलावा आपका मार्केट नियर बाय हो गया, मार्केट की प्रॉक्सिमिटी इसको बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल हो गई, लेबर हो गई, और वहाँ पर आपका मशीन की कैपेसिटी, मींस कि मशीन वहाँ पर लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई सकती। मान लो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हमारी मशीन पहुँच ही नहीं पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, या हमारी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर इंक्रीज नहीं हो पाएगी अगर हम किसी दूसरी जगह, एक सर्टेन एनवायरनमेंट की भी, यानी इसको बेसिकली हम एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनके 5-6 बातें हो गई। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई पॉइंट दिख नहीं रहा। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है और मैं डिटेल के अंदर सारे अंतिम प्रहार के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।